Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फ्यूज वायर, फिर इन्हीं पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, बेसिकली हम देखें बेटा तो रेजिस्टिविटी का जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे होता है वो होता है रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। ये सब फार्मूले यहां पे दिए हुए हैं, इनके डिटेल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। सो वेयर रो नॉट इज resistivity at 0 degrees Celsius. Rho is resistivity at theta degrees Celsius. Alpha is temperature coefficient of resistivity। तो ये सिंबल्स इस तरीके से स्टैंड करते हैं और थीटा टेम्परेचर है जिसपे हमको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है। तो रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट है इसके लिए ये फार्मूला है। अब अगर इसी में L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दे, इस इक्वेशन में L बाई ए से मल्टीप्लाई कर दे तो रो L बाई ए is equal to rho naught L by A in bracket 1 plus अल्फा थीटा। यहां पर हम ये सपोज कर रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट L और A पे नेग्लिजिबल है। अगर इसको हम कंसीडर करें तो फिर इसको हम R नॉट लिख सकते हैं, यानी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये R हो गया रेजिस्टेंस एट थीटा डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा थीटा। तो यहां पे R नॉट क्या है बेटा? इट इज रेजिस्टेंस at 0 degree Celsius. And what is R? Resistance at theta degree Celsius। अल्फा जैसे यहां पे इस फार्मूले में अल्फा क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इस फार्मूले में अल्फा जो है बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहां पे अल्फा क्या है? अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहां पे अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यहां पे अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
या टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है क्या, इसको डिफाइन करने के पहले ये जो दूसरा फार्मूला है ये कैसे आया बेटा, इसको एक बार हम डिस्कस कर ले, फिर अल्फा के ऊपर चलेंगे। तो बेसिकली ये फार्मूला यहीं से आया। कैसे आया है, सपोज कर लो थीटा 1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी, क्या अगर इस फार्मूले को देखें तो थीटा 1 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी हो जाएगा रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा 1, और थीटा 2 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टिविटी क्या होगा, रो 2 इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा 1 प्लस अल्फा थीटा 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो रो 2 इज इक्वल अपॉन रो 1 इज इक्वल टू रो नॉट कैंसिल आउट हो गया 1 प्लस अल्फा थीटा 2 अपॉन 1 प्लस अल्फा थीटा 1। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा थीटा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा थीटा 1 to the power minus 1. So rho 2 is equal to rho 1 plus alpha theta 2 into 1 minus alpha theta 1. ये कंडीशनल हो गया बेटा, यहां तक तो कोई कंडीशन नहीं लगाया, यानी रो 2 और रो 1 के बीच में जो एक्चुअल रिलेशन है, जो करेक्ट रिलेशन है वो ये है, ध्यान रखना भाई, रो 2 और रो 1 के बीच में करेक्ट रिलेशन ये है बेटा। इस स्टेप में हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया, इफ अल्फा थीटा 1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद 1, तो इस पावर का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी यहाँ पे हमने क्या किया है, अप्रोक्सीमेशन किया है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो रो 2 इज इक्वल टू रो 1, इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा थीटा 2 माइनस अल्फा थीटा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर थीटा 1 थीटा 2। नाउ दिस क्वांटिटी विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि अल्फा स्क्वायर है तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिया थीटा 2 माइनस थीटा 1। सो दिस इज द फार्मूला। इस तरीके से इसको डिराइव किया है। सो दिस वन इज करेक्ट फॉर्म, ये हमेशा करेक्ट होगा, और ये कब करेक्ट होगा बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है, ये तभी करेक्ट होगा व्हेन अल्फा थीटा 1 इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड विद 1, उस केस में हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकेंड फार्मूला देखें तो जैसे इसको हमने डिराइव किया है वैसे ही सेकेंड फार्मूले को, आर के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं, बस रो के जगह क्या लिख देना, आर लिख देना, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अल्फा है क्या, अब इसके ऊपर आते हैं। सो अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी पहले फार्मूले में, दूसरे फार्मूले में अल्फा क्या भाई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये जो फार्मूला लिखा बेटा, रो 2 इज इक्वल टू रो 1 प्लस अल्फा
थीटा टू माइनस थीटा वन। यहीं से हम इस अल्फा को डिफाइन करेंगे। इसको यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया रो टू इज इक्वल टू रो वन प्लस रो वन अल्फा थीटा टू माइनस थीटा वन। सो रो टू माइनस रो वन अपॉन रो वन इन ब्रैकेट थीटा टू माइनस थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा। ये हो गया। अब इस चीज को देखें बेटा, तो इसको एक सर्टेन वे में लिखते हैं। अल्फा टू माइनस अल्फा वन अपॉन अल्फा वन इंटू वन बाई थीटा टू माइनस थीटा वन। ये क्या है? चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये क्या भाई? चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये इनिशियल रेजिस्टिविटी। तो चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन इनिशियल रेजिस्टिविटी, इसको क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। ये जो टर्म है बेटा, ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। फ्रैक्शनल change in resistivity। भाई जैसे एरर में पढ़ा था ना, डेल्टा ए अपॉन ए, तो फ्रैक्शनल एरर हो गया। तो ये क्या? डेल्टा रो ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो डेल्टा रो अपॉन रो, ये क्या हो गया? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। वहां पे वो फ्रैक्शनल एरर, एब्सोल्यूट एरर अपॉन करेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर। तो ये फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी हो गया। सो अब अल्फा को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। भाई जो टेम्परेचर में चेंज हुआ उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फा इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टिविटी। अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल change in resistivity per unit change in टेम्परेचर। यहां से इसका यूनिट देखे तो क्या होगा बेटा? इट्स यूनिट इज, क्या यूनिट होगा? तो ये तो यूनिट लेस हो गया, चेंज इन रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस यानी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका यूनिट हो गया पर डिग्री सेल्सियस। ऐसे रेजिस्टेंस के केस में ये जो अल्फा है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर को रो से रिप्लेस कर दे तो अल्फा क्या हो गया? R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू 1 बाई थीटा 2 माइनस थीटा 1। कैसे डिफाइन करेंगे इसको?
टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन होगा बेटा? फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर. सो फ्रैक्शनल चेंज इन resistance per unit change in temperature and its unit is temperature coefficient of resistance का भी यूनिट क्या होगा? पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि चेंज इन रेजिस्टेंस ओम अपॉन रेजिस्टेंस ओम, तो ये यूनिट कैंसिल आउट हो गया 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस. सो पर डिग्री सेल्सियस ये इसका यूनिट हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज. इलेक्ट्रिकल फ्यूज है क्या भाई? पहले तो हमको ये समझना होगा. सो इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या होता है बेटा? जैसे सपोज करो कि हाउस होल्ड सर्किट है या फैक्ट्री में सर्किट है या कोई डिवाइस हमने ऑन किया हुआ है और एकाएक लार्ज करंट फ्लो कर गया, एकाएक लार्ज करंट फ्लो कर गया, तो उस केस में लार्ज करंट फ्लो करेगा अगर, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा. अब वो लार्ज करंट क्यों फ्लो कर सकता है? शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से, और उससे आग लग सकता है, उस डिवाइस में आग लग सकता है, या फिर फैक्ट्री में आग लग सकता है, या फिर हाउस में आग लग सकता है. इसलिए हमको ऐसा कोई ना कोई डिवाइस जरूर चाहिए जो उस करंट को कंट्रोल करे. यानी जो ही शॉर्ट सर्किट हो, एकाएक करंट इंक्रीज करे, तो कहीं ना कहीं सर्किट मेन स्विच से ब्रेक होना चाहिए. उसके अलावा इसको क्यों लगाते हैं? दूसरा यूज ये बेटा कि कोई भी फैक्ट्री में या किसी भी फ्लैट में, हाउस में, गवर्नमेंट या कंपनी क्या करती है, पहले से पूछ लेती है भाई आप कितना मैक्सिमम करंट कंज्यूम करेंगे. अगर वो उससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो मेन सर्किट से स्विच ब्रेक हो जाना चाहिए. ऐसा गवर्नमेंट या कंपनी कंट्रोल करती है. तो वहां पे भी जैसे आपने अपना फ्लैट बनाया, उसमें 4 फैन चल रहे हैं, 10 बल्ब जल रहे हैं, एक एसी चल रहा है. अब आपने क्या किया? ये सारा करने के बाद 3 साल 4 साल बाद आपने 3 एसी लगा लिया, तो करंट का कंजम्पशन इंक्रीज कर गया. तो गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेना होगा, यानी दूसरे टाइप का फ्यूज लगाना होगा. अदरवाइज अगर आप उसी फ्यूज पे काम करेंगे तो वो फ्यूज, ये जो डिवाइस है, ये ब्लो कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा, बर्न कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा. तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to control maximum flow of current in a circuit or a device. इसको हम हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं. लाइव वायर में कनेक्ट करने का मतलब ये होता बेटा कि जब भी हम लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे तो फ्यूज लाइव वायर से ब्लो करेगा, तो लाइव वायर का सर्किट ब्रेक कर जाएगा. इस तरीके से हमारा डिवाइस हाई वोल्टेज पे नहीं होगा. अदरवाइज हाई वोल्टेज पे होगा और उसको कोई टच करेगा तो करंट लग सकता है. आगे और भी चीजें लिखी है, लेकिन ये लाइव वायर वाला बात हम समझा दे पहले, फिर आगे हम बढ़ेंगे. सपोज करो ये कोई फ्रिज है, दिस इज अ फ्रिज. अब हमने क्या किया? ये हमारा लाइव वायर का सॉकेट जहां पे हम लगाते हैं. सो दिस इज होल फॉर लाइव वायर, दिस इज होल फॉर न्यूट्रल एंड दिस इज होल फॉर अर्थिंग. ये इस तरीके से होता है बेटा. तो हम क्या करते हैं, यहां पे जो फ्यूज लगाते हैं वो इस लाइव वायर में लगाते हैं, और ये तीनों वायर ऐसे जाता है यहाँ पे इस डिवाइस में. इस तीनों को बेंड कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर, और ये इस तरीके से यहाँ, जो आपको पता नहीं चलता, ये यहाँ पे लगा हुआ है. अब क्या होगा? अगर यहाँ पे करंट का फ्लो बढ़ा तो ये लाइव वायर से सर्किट ब्रेक कर जाएगा.
सर्किट ब्रेक कर जाएगा तो ये हाई वोल्टेज पे, ये जीरो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज, अर्थिंग जीरो, ये जीरो। अर्थिंग का क्या यूज होता है कि अगर ये किसी तरीके से हाई वोल्टेज पे है तो अर्थ हो जाएगा और करंट सारा अर्थ में चला जाएगा, तो इसको कोई छुएगा तो उसको उतना करंट नहीं लगेगा। भाई यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और इसको ये टच कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। अब मान लो ये लाइव वायर से फ्यूज हमने यहाँ पे लगाया, ये ब्लो कर गया, तो अब तो ये जीरो वोल्टेज पे है ना, और जीरो वोल्टेज पे है तो ये टच करेगा तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर यही फ्यूज हम यहाँ न्यूट्रल पे लगाए होते बेटा, अब देखो क्या होता। मान लो हाई करंट फ्लो करता, हाई करंट फ्लो करता तो ये फ्यूज ब्लो कर जाता। अच्छा, फ्यूज ब्लो कर जाता तो अब सर, अब इस डिवाइस को देखो, ये अभी भी हाई वोल्टेज पे क्योंकि लाइव वायर से कनेक्टेड है, और ये हाई वोल्टेज पे होगा तो ये आदमी अगर इसको टच करेगा तो उस केस में क्या होगा, करंट इसके बॉडी के थ्रू फ्लो कर जाएगा। तो इसलिए हम फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाते हैं। अर्थिंग क्यों दिया उसका भी एक रीजन है। अर्थिंग देने का ये रीजन है बेटा कि किसी तरीके से मान लो ड्यू टू सम रीजन, और वो रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ वायर कटा हो सकता है और भी रीजन हो सकते हैं, ये हाई वोल्टेज पे है। अब ये हाई वोल्टेज पे है तो आदमी टच करेगा तो होगा क्या, ये जो अर्थिंग का वायर है इसका रेजिस्टेंस हम आर मान ले और मैन का रेजिस्टेंस हम आर डैश सपोज कर लें। तो अब देखो इससे होगा क्या, आर डैश ये जो है बेटा ये इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 4 ओम, 10 टू द पावर 4 ओम आदमी का जो रेजिस्टेंस होता है 10 टू द पावर 4 ओम के अप्रोक्सीमेशन में होता है। और अर्थिंग का रेजिस्टेंस आर इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.01 ओम, यानी 10 टू द पावर -2 ओम। तो अब होगा क्या, अगर ये हाई वोल्टेज पे और आदमी टच भी करता है तो ऐसा हमको पता है कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करता है, तो मेजॉरिटी ऑफ करंट इस अर्थिंग के थ्रू फ्लो कर जाएगा, आदमी के थ्रू करंट बहुत ही कम फ्लो करेगा। लेकिन ये अर्थिंग नहीं हम लगाएंगे तो टोटल करंट उसी आदमी के थ्रू फ्लो करेगा, यानी ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो ये फैटल होगा उसके लाइफ के लिए, इसलिए हम अर्थिंग लगाते हैं। चलो फ्यूज में आगे बात करते हैं। तो इसको लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं बेटा, क्यों कनेक्ट करते हैं ये चीज हमने डिस्कस किया। दूसरी चीज इसमें और भी है, इट्स रेजिस्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, यानी इलेक्ट्रिकल फ्यूज का जो मटेरियल होना चाहिए वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए बेटा तो उसका रेजिस्टिविटी लो होगा तो उसका रेजिस्टेंस लो होगा, और रेजिस्टेंस लो होगा तो उसके अंदर हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा, I²R। तो अगर फ्यूज का रेजिस्टेंस कम होगा, R इसका तो हम जानते हैं रो L/A, तो रेजिस्टेंस कैसे कम होगा भाई, जब इसका रो कम हो जाए, और रो कम हो जाएगा तो इसमें हीट कम जनरेट होगा, और हीट कम जनरेट होगा तो पावर कंजम्पशन, पावर लॉस हमारा डिक्रीज कर जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट क्यों लो होना चाहिए बेटा, मेल्टिंग पॉइंट इसलिए लो होना चाहिए कि जब एक्सेस करंट फ्लो करे, यानी जो मैक्सिमम करंट है उससे ज्यादा फ्लो करे, तो इतना हीट प्रोड्यूस हो जाए कि लो मेल्टिंग पॉइंट होने से वो आसानी से मेल्ट कर जाएगा। अदरवाइज उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो पता चला पूरा घर जल गया और वो नहीं जला। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अब आगे दिखा हुआ ये लिखा हुआ, मैक्सिमम current flowing through fuse wire does not depend on its length, it depends on radius of fuse wire। जो फ्यूज वायर है बेटा उसमें जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा वो फ्यूज वायर के
लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो उसके रेडियस पे डिपेंड करता है। किस तरीके से डिपेंड करता है? आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, जहां पे आई मैक्सिमम करंट विच कैन फ्लो थ्रू फ्यूज और स्मॉल आर रेडियस ऑफ, किसका रेडियस है भाई? फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर का रेडियस है। तो ये हमारी थियरी हो गई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस का और इलेक्ट्रिकल फ्यूज का। अब इसमें कुछ एक ग्राफ ड्रॉ करना बेटा, वो ग्राफ ड्रॉ करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और वो ग्राफ क्या है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ या रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ और रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ दोनों आइडेंटिकल होगा, एक ही जैसा होगा। जैसा अभी हमने बताया कि रेजिस्टिविटी के फार्मूले में L/A से मल्टीप्लाई कर दे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला बन रहा है, टेम्परेचर के इफेक्ट का रेजिस्टेंस का फार्मूला बन रहा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट रेजिस्टिविटी पे क्या होता है ये हमको डिस्कस करना, और उसका ग्राफ इफेक्ट क्या होता है उसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा थीटा। अब ये अल्फा का वैल्यू डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट बेटा, और उसी के अकॉर्डिंग रेजिस्टिविटी पे या रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। सो अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए अल्फा क्या बेटा? पॉजिटिव है। इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से डिस्कस करते हैं ताकि आप ज्यादा बढ़िया से समझ सके। पहले तो हम इसको एक और तरीके से डिस्कस करेंगे बेटा कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो रो इज इक्वल टू, पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ m अपॉन n ई स्क्वायर टाउ। जब हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे थे फार्मूला, तो वहां पे इस चीज को हमने पढ़ा। क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है और ये मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस है, यहां से भी हम बताएंगे, लेकिन यहां से भी हम समझा देते हैं क्योंकि कॉन्सेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव टाइप के थियोरेटिकल क्वेश्चंस यहां से भी बनते हैं। तो देखो होता क्या, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा? मीन फ्री पाथ लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन VRMS, यानी जिस स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये फार्मूला हमको लगता है आपने काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेज में पढ़ा होगा। बेसिकली वही फार्मूला है। इलेक्ट्रॉन का भी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम यहीं से फाइंड आउट करते हैं। सो लेमडा क्या है? एवरेज मीन फ्री पाथ। एवरेज मीन फ्री पाथ का मतलब क्या हुआ बेटा कि टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो दैट इज एवरेज मीन फ्री पाथ अपॉन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से हम एवरेज रिलैक्सेशन टाइम फाइंड आउट करते हैं। अब टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? तो यहां पे मटेरियल हम लिख रहे हैं कौन सा है? फिर यहां पे टेम्परेचर हम ले रहे हैं फैक्टर, फिर यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और यहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और फिर यहां पे रेजिस्टिविटी और यहां पे रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा इसको हम डिफरेंट मटेरियल के लिए डिस्कस करेंगे।
सो मटेरियल पहले हमने लिया कंडक्टर यानी मेटल्स। मेटल्स के केस में अगर टेम्परेचर हम राइज कराएंगे तो होगा क्या बेटा, टेम्परेचर राइज के साथ जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज करती है। टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटल के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा, ये डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो एवरेज मीन फ्री पाथ है वो डिक्रीज कर जाएगा। आयंस का वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को दो आयंस के बीच में मूव करने के लिए जो पाथ है वो कम मिलेगा और इलेक्ट्रॉन का वीआरएमएस स्पीड टेम्परेचर राइज के साथ बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है और ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो फिर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये और ये तो कांस्टेंट रहने वाले, ये इंक्रीज कर रहा और ये डिक्रीज कर रहा। बेसिकली मेटल्स के केस में होता क्या है बेटा कि ऑलरेडी बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यानी फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लार्ज है। तो इंक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड विद डिक्रीज इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम में डिक्रीज ज्यादा होता है। इस एरो का लेंथ हम बड़ा दिखा रहे हैं और इस तरीके से जो ओवरऑल इफेक्ट होगा n इंटू टाउ का प्रोडक्ट लेंगे तो ये डिक्रीज करेगा और ये डिक्रीज करेगा तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा तो न्यूमरेटर क्या होगा बेटा, इंक्रीज करेगा यानी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर राइज के साथ इंक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई A। दूसरा इंसुलेटर का केस लें तो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इन दोनों के केस में बेटा सेम इफेक्ट होता है। टेम्परेचर राइज अगर हम कराएंगे, बेसिकली इसके डिटेल को नहीं बताएंगे क्योंकि इसके डिटेल सेमीकंडक्टर का जो डिटेलिंग हम सेमीकंडक्टर में ही बताएंगे बेटा। तो यहाँ पे वो करीब करीब वही चीज है लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है क्योंकि वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। तो होल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम केवल फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो टेम्परेचर राइज के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा दोनों में। बेसिकली यहाँ पे होल डेंसिटी भी इंक्रीज करता है अगर उसको इंक्लूड करें तो। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। अब होता क्या है कि इंसुलेटर्स में और सेमीकंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर राइज के साथ इसमें जो चेंज होता है बेटा वो लार्ज होता है। चेंज क्या होता है, लार्ज होता है। और चेंज जब ये लार्ज होता है तो एज कंपेयर्ड विद डिक्रीज इन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ पे इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है और इंक्रीज बहुत ज्यादा होगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और वो इंक्रीज कर जाएगा तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। तो ये एनालिसिस है हमारा। इस केस में इस फार्मूले से रेजिस्टिविटी कैसे डिक्रीज इंक्रीज करता वो हमने डिस्कस किया। अब ऊपर वाला जो फार्मूला यहां से इसको हम समझे बेटा, तो यहां से अगर हम समझने की कोशिश करें तो होता क्या, बेसिकली इस फार्मूले से अगर हम देखें तो नेक्स्ट
करते बेटा। देखो होता क्या यहाँ पे, अब यहाँ पे भी वैसे एनालाइज करेंगे तीनों के लिए। यहाँ पे हमने मटेरियल ले लिया, डिफरेंट मटेरियल, यहाँ उसके अल्फा को लिखेंगे, यहाँ रेजिस्टिविटी और यहाँ रेजिस्टेंस। तो मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है बेटा, इट इज पॉजिटिव। मेटल्स के लिए अल्फा इज पॉजिटिव, और अल्फा पॉजिटिव है तो क्यों पॉजिटिव है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस अभी हमने दिखाया था। तो अल्फा पॉजिटिव है तो उस केस में रेजिस्टिविटी क्या होगा, टेम्परेचर राइज के साथ, टेम्परेचर यहाँ पे हमने नहीं दिखाया तो टेम्परेचर यहाँ दिखा देते बेटा। यहाँ पे टेम्परेचर ले लेते हैं और यहाँ पे रेजिस्टिविटी और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अल्फा पॉजिटिव तो टेम्परेचर राइज के साथ हो क्या, टेम्परेचर राइज करेगा, अल्फा पॉजिटिव है तो रो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। देन अलॉयज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। अलॉयज का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 12th बोर्ड के प्रैक्टिकल में ये सवाल पूछा जाता है, मेडिकल में नीट के एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग के केस में कई एक ऑप्शन जिसमें करेक्ट होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, वहां पे ये पूछा जा सकता है। सो अलॉयज के केस में भी अल्फा पॉजिटिव होता है बट इट इज वेरी स्मॉल। क्या होता है बेटा, वेरी स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होता है। अल्फा पॉजिटिव तो है जैसे मेटल में, लेकिन बहुत ही स्मॉल है, और बहुत ही स्मॉल है तो फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर राइज करेंगे, रेजिस्टिविटी में यहाँ पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा बेटा, रेजिस्टिविटी मेटल बढ़ा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज तो करेगा लेकिन नेग्लेजिबल इंक्रीज होगा बेटा, या स्मॉल चेंज, स्मॉल इंक्रीज। क्या होगा, स्मॉल इंक्रीज। रेजिस्टेंस में भी स्मॉल इंक्रीज होगा, और इसीलिए अलॉयज को एज अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी बहुत ही स्मॉल है, तो स्मॉल चेंज टेम्परेचर चेंज के साथ उसका रेजिस्टिविटी करीब करीब कांस्टेंट रहेगा। सो क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई अलॉयज आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन लेबोरेटरी। रीजन क्या है उसका बेटा, alloys like Constantan, alloys like Constantan and manganese have very small temperature coefficient of resistivity so with the rise of temperature their resistivity
और रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट। क्या होगा भाई? रिमेन्स कांस्टेंट। So they are used as standard resistance in लैब। लैब के अंदर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के साथ के तरह यूज किए जाते हैं बेटा, क्योंकि टेम्परेचर का उनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है। सो लैब के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, करंट फ्लो करता है तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर वायर का राइज करता है, और टेम्परेचर राइज करेगा तो मेटल्स और इंसुलेटर्स के केस में तो रेजिस्टेंस काफी चेंज कर जाएगा, यानी हमारा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग रिजल्ट देगा। लेकिन जब हम एलॉयज यूज करेंगे तो चूंकि इसके अल्फा का वैल्यू बहुत स्मॉल है, पॉजिटिव है लेकिन बहुत ही स्मॉल है, तो उस वजह से रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज होगा, यानी प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। सो इट इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इन लैबोरेटरी। चलो बेटा, ये हो गया। ये क्वेश्चन आता है क्योंकि एग्जाम में बोर्ड में भी आता है बेटा, इसलिए हमने ये बता दिया। और जब तुम बोर्ड का एक्सपेरिमेंट करोगे तो टीचर इस सवाल को जरूर रेज करता है, इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब हमने एलॉयज का तो देख लिया, अब देखते हैं इंसुलेटर्स। सो इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा बेटा? अल्फा इज निगेटिव। अल्फा क्या इस केस में होता है? निगेटिव होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर के केस में अल्फा निगेटिव होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा बेटा? जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, so its alpha is negative, temperature rise करोगे, its resistance will decrease and resistivity will decrease. So this is effect of temperature on resistance and resistivity. अब इनका हमको ग्राफ ड्रॉ करना बेटा। करा कि टेम्परेचर राइज के साथ यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे स्मॉल चेंज हो रहा है, यहाँ पे तीनों में डिक्रीज कर रहा है, तो इसका टेम्परेचर ग्राफ होता कैसा है? रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ। तो वो ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो उसको ड्रॉ करते बेटा। सो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ कैपिटल टी ले रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहे बेटा, ध्यान रखना दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वहां पे हमने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर लिया था। सो इट इज लाइक दिस फॉर मेटल्स। तो टेम्परेचर राइज के साथ रेजिस्टिविटी इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ
अलॉयस के लिए देखिए बेटा, तो इट इज लाइक दिस, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन है, स्मॉल चेंज, then resistivity temperature graph for insulators, it is like this. So insulator, एकदम ऐसा ही सेमीकंडक्टर के लिए भी होगा, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ, इसका भी टेम्परेचर राइज के साथ डिक्रीज करता है बेटा। सो दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। एक ग्राफ और बता देते बेटा जो इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ एक सर्टेन मेटल के लिए ऐसा पाया जाता है, एक सर्टेन कंडक्टर के लिए, और इसको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं बेटा, सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर इसको कह क्यों रहा है? क्योंकि सर्टेन टेम्परेचर पे इसका रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है, और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है यानी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाता है। रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब कि करंट के फ्लो के लिए कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। पहली चीज, एक बार हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा के करंट फ्लो करा दिया, फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस हटा दें, तब भी करंट इनफाइनाइटली फ्लो करता रहेगा क्लोज्ड लूप में। दूसरा एप्लीकेशन इसका, हीट लॉस नहीं हो गया, हीट लॉस नहीं हो गया। आई स्क्वायर आर हमारा हीट लॉस का फार्मूला है, इलेक्ट्रिकल पावर का फार्मूला। तो रेजिस्टिविटी जीरो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, और रेजिस्टेंस जीरो होगा तो हीट लॉस जीरो होगा। तो ऐसे मटेरियल को जिनका रेजिस्टिविटी जीरो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टर। तो बेसिकली जैसे बहुत सारे मटेरियल हैं जिनका जिसका रेजिस्टिविटी जीरो है, और इसमें मरकरी है बेटा, करीब करीब 4 केल्विन पे मरकरी का रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है, यानी वो सुपर कंडक्टर के तरीके बिहेव करते हैं। ऐसे कुछ सब्सटेंस के ऑक्साइड्स का देखा गया है, रेजिस्टिविटी जीरो हो जाता है 125 केल्विन पे, यानी 4 केल्विन मरकरी के लिए उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो इस सुपर कंडक्टर पे अभी रिसर्च चल रहा है। अगर रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर बनाया जा सके तो करीब करीब 25 to 40% हीट लॉस ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम सेव कर सकते हैं बेटा। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पे बिजली प्रोड्यूस करते हैं और वो सिटी तक आते आते डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाते हैं, तो इस जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो 25% इलेक्ट्रिसिटी हीट लॉस के वजह से खत्म हो जाता है, हमारे तक पहुंचता ही नहीं है। तो अगर सुपर कंडक्टर बन जाएगा तो उस लॉस को हम बचा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशंस सुपर कंडक्टर के हैं जो आप हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं बेटा, फिर ये क्लास एंड करेंगे। और लास्ट टॉपिक है अभी जो हम लोगों ने फ्यूज वायर डिस्कस किया था। तो फ्यूज वायर में हमने क्या पढ़ा था बेटा कि फ्यूज वायर का जो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो फ्यूज वायर के लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। और वो किस तरीके से डिपेंड करता है उसका फार्मूला हमने लिखा था। अब वो फार्मूला आया कहां से वो डिस्कस करते हैं। तो सपोज दिस इज अ फ्यूज वायर, ये फ्यूज वायर बेटा,
ये कनेक्टिंग वायर है, इसका लेंथ L सपोज कर लें, और रेडियस स्मॉल r सपोज कर लें। अब देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जब फ्लो कर रहा होगा बेटा तो होगा क्या, यहां से रेडिएशन एमिट होगा, क्योंकि करंट फ्लो करेगा तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से कोई भी चीज अगर गर्म होती है तो क्या होता है, हीट रेडिएट करता है। और ये हीट रेडिएशन आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, स्टीफन्स लॉ। तो ये हीट रेडिएट होगा। हो क्या रहा है, यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर पैदा हो रहा है, वो कितना होगा, I स्क्वायर आर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रिकल पावर पैदा होगा बेटा वो I स्क्वायर आर, आर जहां पे रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे जो हीट लॉस हो रहा है ड्यू टू रेडिएशन, वो क्या होगा, तो अगर हम स्टीफन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें, इसका एमिसिविटी ई सपोज कर ले, सिग्मा स्टीफन्स कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी, तो ये इसका एमिसिव पावर होगा, एमिसिविटी ई है, स्टीफन्स कांस्टेंट, और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हमारे 11th के लेक्चर को देखिएगा, वहां पे ये चीज स्टीफन्स लॉ पढ़ाया गया है। तो दिस इज एमिसिव पावर, यानी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इतना हीट रेडिएट हो रहा है। अब एरिया इसका क्या होगा, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही स्मॉल होगा बेटा, तो इस दोनों एंड के एरिया को छोड़ दें तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एल। ठीक है, तो इतना हीट डेवलप हो रहा है यहाँ पे और इतना हीट बाहर जा रहा है। अब फ्यूज कब करेगा बेटा, जब ये वाला पावर इससे ज्यादा इंक्रीज कर जाए, फ्यूज तभी होगा। अगर ये कम रहता है इससे, तो उस केस में तो क्या होगा, टेम्परेचर इसका कम रहेगा, और टेम्परेचर कम रहेगा तो मेल्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ये इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रिकल पावर जो यहाँ डेवलप हो रहा पर सेकेंड, अगर रेडिएशन से ज्यादा होगा, जितना रेडिएट हो रहा तो यहाँ पे हीट अकोमुलेट होता जाएगा, और अकोमुलेट होगा तो इसका टेम्परेचर राइज करेगा। टेम्परेचर राइज करते करते कभी ना कभी मेल्टिंग पॉइंट को टच कर देगा और उसी मोमेंट पे फ्यूज कर जाएगा। तो मेल्ट करने के लिए ये कंडीशन है। अब मेल्ट ना करे उसके लिए क्या कंडीशन है, दिस शुड बी लेस देन, ये क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। अब लेस देन होना चाहिए तो अब I स्क्वायर आर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, रो L अपॉन ए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर is less than or equal to E sigma t to the power 4 into 2 pi r L. So I square, यहां पे देखें तो L से L कैंसिल आउट हो गया, is less than or equal to, क्या आ गया बेटा, स्मॉल e सिग्मा t to the power 4 r cube 2 pi square अपॉन रो। सो I स्क्वायर अगर हम देखें, I स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू, फ्यूज ना करे तो लेस देन और इक्वल टू, यानी I मैक्सिमम जो होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर स्मॉल e एमिसिविटी सिग्मा t टू द पावर 4 r क्यूब अपॉन रो। यानी
I square maximum is directly proportional to r क्यूब, रेडियस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ पहले ही कैंसिल आउट होगा। लेंथ कितना भी ज्यादा हो या कम हो, उससे जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है फ्यूज वायर के अंदर बिना फ्यूज हुए, वो उस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। इसी आई मैक्सिमम को हम लोग सिंपली आई लिख देते बेटा। तो आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इस तरीके से वहां पे हमने फार्मूला लिखा था। इस डेरिवेशन को आप नोट कर लीजिए। हम हमेशा कहते हैं बेटा, जो मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट अस एंड द क्लास हियर। We will meet again in next class. Till then, do hard labor, stay fit, stay focused on your studies. Sayonara, Godspeed, and bon voyage.